हेलो एवरीवन, गुड डे। अब हम इसमें आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है वो है पार्ट 2। आई होप आप पहला पार्ट देखकर ही यहाँ पर आए हैं, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ ये जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी। हम यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। तो आई होप आप पहला पार्ट देख कर ही आए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी ना मतलब कि बायोलॉजी जब इवॉल्व हुई तो मैं आपको थोड़ा रिकॉल कर देती हूँ कि स्टडी ऑफ लाइफ को हम बायोलॉजी कहते हैं। ओके। अब बायोलॉजी के पायनियर मतलब बायोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो बायोलॉजी के जो पायनियर थे वो थे ग्रीक में बायोलॉजी के पायनियर थे। पायनियर मतलब जहाँ से लोग शुरू करते हैं, जो सबसे छोटी चीज होती है। अगर एक 10 पार्टिकल, तभी तो ये इवॉल्व होकर बड़ा बनेगा, फिर ये और बड़ा बनेगा, ऐसे तो होता है। तो जो सबसे छोटा वाला है ना, इसको हम कहते हैं पायनियर। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। तो जो एरिस्टोटल थे 384 से 322 बीसी जो हम ईयर में लगाते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी एनिमल्स इन सफिशिएंट डिटेल। सफिशिएंट डिटेल मतलब उनके पास थोड़ा सा डिटेल थी, और उन्होंने उसी सफिशिएंट डिटेल से किस पर स्टडी किया था, एनिमल्स पर स्टडी किया था। और एंड ही इज कॉल्ड द फाउंडर या फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल को क्या कहा गया था? आप भी ना ऐसे बार बार लिखा करो कि आपकी बुक में कुछ भी है आप उसको राइट करो, आप उसको स्क्रिबल करो कि उसमें लिखा क्या है। तो एरिस्टोटल को ना उन्होंने क्या करा था, सफिशिएंट डिटेल थी उनके पास, सफिशिएंट डिटेल ऑफ एनिमल, उनके पास सफिशिएंट डिटेल थी एनिमल्स की, और उन्होंने किस पर रिसर्च किया था, एनिमल पर। इसीलिए उन्हें फाउंडर फाउंडर या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दूसरे साइंटिस्ट हैं थियोफ्रेस्टस। ये जो थे वो 370 से 285 बीसी तक थे, और इन्होंने मेनली, हाँ आजा मेनली ओनली उस वर्ड को हाईलाइट जरूर किया करो, मेनली स्टडी प्लांट्स। थियोफ्रेस्टस ने किस पर स्टडी किया था? प्लांट्स पे, और उन्हें कहा जाता था फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। एरिस्टोटल जो थे उन्होंने एनिमल पे करा था, उन्हें कहा जाता था फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। और जो थियोफ्रेस्टस थे उन्हें कहा जाता था फादर ऑफ बॉटनी, क्योंकि उन्होंने एनिमल पर नहीं प्लांट्स पर रिसर्च किया था, ठीक है। फिर आते हैं हिप्पोक्रेट्स। ये थे 460 से 377 बीसी तक, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रैशनलाइज करा था साइंस को एंड हीलिंग एंड ट्रीटमेंट द सिक। अब इन्होंने क्या था, इन्होंने प्लांट एनिमल पर अपनी रिसर्च ना देखे, अपनी मतलब उन्होंने काम ना करके इन्होंने साइंस ऑफ हीलिंग कि मतलब अगर किसी को चोट लग जाती है तो आप उसको ठीक करते हो, इसने इस चीज़ पर क्या था। और ट्रीटमेंट ऑफ सिक, जो बीमार है उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इन्होंने इस चीज़ को रैशनलाइज किया था। इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ
मेडिसिन। अब आपके पास 3 साइंटिस्ट हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको गो थ्रू करा देती हूँ। पहले हैं आपके एरिस्टोटल, जिन्होंने एनिमल पर रिसर्च किया था, एनिमल पर रिसर्च किया था, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट हैं आपके थियोफ्रिस्टस। इन्होंने प्लांट पर स्टडी किया था और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बोटैनी, ठीक है। तीसरे साइंटिस्ट दे रखे हैं हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। इन्होंने प्लांट और एनिमल पर रिसर्च ना करके इन्होंने साइंस ऑफ हीलिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक पर स्टडी किया था, इसीलिए इसे कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। आप लोग भी ऐसी बार बार लिख कर याद करा करें, तभी आपको याद होगा, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको सारे साइंटिस्ट के बारे में गो थ्रू कर दिया है, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। एनिमल पर काम किया था एरिस्टोटल ने, और इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। थियोफ्रेस्ट ने प्लांट्स पर रिसर्च किया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बोटैनी। हिप्पोक्रेट्स ने स्टडी ऑफ हीलिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक पर काम किया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। आई होप आपको अभी ये तीनों अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। अब biology has flourished a great deal in ancient time. बायोलॉजी ना पुराने वक्त में एक बहुत अच्छी डील साबित हुई थी, फ्लरिश डील साबित हुई थी, एक बहुत अच्छी, ठीक है। वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एनिमल एंड प्लांट वर डेवलप्ड। पुराने समय में ये जो आप क्लासिफाई करते हो एनिमल और प्लांट्स को, वो डेवलप होना शुरू करे, जैसे कि जीवाज, वीवीपैरस एनिमल को कहा जाता है। अब वीवीपैरस एनिमल कौन से होते हैं? एनिमल्स हु गिव बर्थ टू यंग वंस, जैसे कि हम लोग, जैसे कि बच्चा माँ से डेवलप हो रहा है, तो ये गिव बर्थ टू यंग वन, आप अपनी जैसे किसी को जन्म दे रहे हो, इसको हम कहते हैं वीवी पैरस। और एक होता है ओवी पैरस, अंडास, जो कि एक ओवी पैरस है। ओवी पैरस क्या करता है? एनिमल हु लेज एग। अब देखो, अब पता है आप इसको याद कैसे करोगे, मैं इसको एक ट्रिक देती हूँ आपको। एग इस शेप का होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एग। ओ है तो यहाँ से आ जाएगा ओवी पैरस, क्योंकि मैं तो इसको ऐसे ही याद करती हूँ, क्योंकि मैं ओवी पैरस और वीवी पैरस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ। ओवी पैरस का एग्जाम्पल है अंदाज, वहीं वीवी पैरस जैसे कि वीवी पैरस, जीवाज, ये उसका वीवी पैरस का एग्जाम्पल है। और वीवी पैरस का एक और एग्जाम्पल आप क्या याद कर सकते हैं? ह्यूमंस, कैट, डॉग, मैमल, ये सारे वीवी पैरस होते हैं, ठीक है। जीवाज, सॉरी, इसको राइट स्पेलिंग ठीक कर लेना। कल्टीवेशन ऑफ राइस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। राइस की जो खेती थी ना, वो सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। इंट्रोड्यूस मतलब इंडिया में सबसे पहले हुई थी। इट इज एस्टिमेट दैट मोर देन 1000 varieties of rice has been developed. अब राइस है, अब राइस ऐसे तो आता नहीं है। अब आप कहते हो मैम बासमती राइस, गोल्डन राइस, तो ये क्या है? बासमती, बासमती राइस, गोल्डन राइस, स्मॉल राइस आता है जिससे खिचड़ी बनती है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताना है कि स्मॉल राइस जिससे खिचड़ी बनती है, उस वाले चावल को आपके यहाँ क्या कहते हैं? तो ये राइस की वैरायटियाँ ही तो हैं। तो ऐसी राइस की कितनी वैरायटियाँ हैं? 1000 से भी ज़्यादा वैरायटी है राइस की इंडिया में। With the
invention of microscope in the 16th century, a new world of minute minute animal and plant came to know knowledge. जब माइक्रोस्कोप क्या होता है, पहले ये बता दूं थोड़ा सा जिसको नहीं पता। माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप में ना बहुत छोटी चीज, आप इसको ना इसके थ्रू ये जूम कर देता है और आप इसको करीब इतना बड़ा तक देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप होता है। ये कॉलेजेस में, स्कूल में जब आप जाएंगे अपनी बायोलॉजी लैब में तब आप देखेंगे इसको। ये ना इससे आप बैक्टीरिया तक देख सकते हो, ठीक है। ये होता है माइक्रोस्कोप जो जूम कर देता है चीजों को, जो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो ना, आप इसके थ्रू देख सकते हो उन सबको, ठीक है। तो जब इसकी इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का, कब हुआ? 16th सेंचुरी में जब इसका इन्वेंशन हुआ, तब अब जो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे एनिमल हैं, प्लांट हैं, उनका पता लगना शुरू हुआ। द सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग was seen through the compound microscope. Biology now begins to grow faster. इसमें मैं ये कह रहा था, जैसे कि जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, जो कि माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा बहुत तो छोटी चीज़ों को देखने में हेल्प करता था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या बोलेंगे हम उसको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पता हमने क्या देखा? हमने सेल को देखा। अब सेल क्या होता है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जहाँ से लाइफ शुरू हुई, तो वहाँ से हम कहते हैं जहाँ से लाइफ शुरू हुई वो चीज़ होती है सेल। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि सेल क्या होता है, तो आप उसको क्या बताओगे कि सेल क्या होता है? हाँ, अगर स्कूल में किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि बेटा सेल डिफाइन करो, तो क्या करोगे सेल को डिफाइन? ये बताओ पहले तो आप मुझे। सेल जो है ना वो है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। अगर अब आपसे कोई सेल की डेफिनेशन पूछे तो आई होप अब आप उसको बता पाओगे कि सेल क्या होता है। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जहाँ से लाइफ शुरू होती है। ओके, तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस लेक्चर में क्या था क्या नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। जो भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको आंसर कर दूँगी। ओके।